हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की बड़ी खबर से। जगदलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि जय झड़ेश्वर दफ्तर के कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और दफ्तर में रखे हुए कंप्यूटर सहित कई सामान को नुकसान पहुंचाया है। झाड़ेश्वर समिति के दो पक्षों में विवाद चल रहा है। 12 साल पहले यह संस्था बनाई गई थी और पदाधिकारियों में चुनाव को लेकर विवाद चल रहा है। पदाधिकारियों ने तोड़फोड़ की और पुलिस में शिकायत की है। नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां जगदलपुर से खबर है। जय झाड़ेश्वर दफ्तर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ मचाई और दफ्तर में रखे हुए कंप्यूटर समेत कई अन्य महंगे सामान और अन्य फर्नीचर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। दरअसल ये जो पूरा विवाद है दो पक्षों में चल रहा है और 12 साल पहले बनाई गई संस्था में पदाधिकारियों में चुनाव को लेकर यह विवाद चल रहा है। पदाधिकारियों ने तोड़फोड़ की, पुलिस में शिकायत की और नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला और इस विवाद का क्या पटाक्षेप होगा यह देखने का विषय है। अगली खबर दुर्ग से, जहां थाने का घेराव करने वाले 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और 2 दिन पहले डेरा बस्ती के लोगों ने स्मृति नगर थाने का घेराव किया था। लोगों ने जेल में बंद कैदी के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया था और इस दौरान पुलिस के साथ जमकर विवाद हुआ और झूमाझटकी भी हुई थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और विवाद के बाद झूमाझटकी और मारपीट तक नौबत आ गई। 12 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, दरअसल ये सभी सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आए हैं। और 2 दिन पहले डेरा बस्ती के लोगों ने स्मृति नगर थाने का घेराव किया था और लोगों ने जेल में बंद कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगाया था और इस दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी और विवाद हुआ था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इस पूरे मामले में अब 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के बाद अब क्या कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस के हल्का बल प्रयोग करने के बाद उन्हें वहां से हटाया गया किसी तरह से और हालांकि वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज सामने आई उसके आधार पर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये जो 12 लोग हैं आखिर कौन लोग हैं? ये विवाद के समय क्या सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे नजर आए, उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ है जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे पर पुलिस की नजर थी और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही ये 12 लोगों पर एफआईआर की गई है और जो भी सीसीटीवी कैमरे उनको खंगाला जा रहा है और वहां पर यदि जो भी इसमें ऐसा लगता है कि उनकी पहचान होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला जो है भिलाई के स्मृति नगर चौकी का है। 2 दिन पूर्व कैदी से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए वहां पर परिजनों सहित वहां के क्षेत्रवासी जो बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे और वहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया था। पुलिस को हल्का प्रयोग भी करना पड़ा था बल का, क्योंकि वे समझाइश के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जो कैदी होता है वो जेल प्रबंधन के अधीन होता है, इसलिए पुलिस को उसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। इस वजह से उनको समझाने के लिए जो है पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो पुलिस के साथ भी उज्जत कर रहे थे और इसी वजह से पुलिस ने अब इस मामले में एक्शन लिया है और अभी 12 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है और लगता है तो और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा में हसदेव नदी से रेत का अवैध खनन जारी है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निर्देश के बाद अवैध खनन नहीं रुका है। खनिज विभाग अवैध खनन पर लगाम नहीं लगा पाया है और नियम को ताक पर रखकर मशीन और चेन माउंटेन से रेत का अवैध खनन हो रहा है। सख्त कार्रवाई नहीं होने से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन का ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है और इसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से फेल। जिले में रेत का अवैध उत्खनन के संबंध में लगातार शिकायत भी प्राप्त हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई में हमने काफ़ी चैन माउंटेन से लेकर के जो है सभी प्रकार के वाहनों को जब्ती की भी कार्रवाई की गई है। अभी जस्ट आप लोगों को सूचना मिली कि लखनपुर में दो घाटों पर जो चैन माउंटेन लगे हुई है तो उसको मैंने माइनिंग वालों को और रेवेन्यू को दोनों को ज्वाइंट रूप से जो जब्ती करने के आदेश दिए है। लगातार जिला प्रशासन और माइनिंग या रेवेन्यू की तरफ से जो है लगातार कार्रवाई भी जिले में
हसदेव नदी में लछनपुर रेत घाट में अवैध तरीका से रेत का उत्खनन हो रहा है, जहां पे खनिज विभाग मौन साधे हुए हैं और खनिज विभाग के नाक के नीचे इस तरह के रेत उत्खनन हो रहा है। और साथ में जिस तरह के हसदेव नदी का चीरहरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से चैन माउंटेन से रेत उत्खनन की जा रही है। जबकि नियम में यह है कि रेत घाट में मजदूरों के माध्यम से रेत में गाड़ी में रेत का लोडिंग करना है और यहाँ ठेकेदार की मनमानी पर कहीं न कहीं जिला प्रशासन सहित खनिज विभाग नतमस्तक है। अभी वर्तमान समय में कुछ ही दिन पहले ही यहाँ जब केंद्रीय मंत्री तोखन साहू से इस मामले पर जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो उनका कहना था कि यदि शिकायत मिलती है तो इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से हम खनिज विभाग के अधिकारी के ऊपर करेंगे। इनके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी खनिज विभाग के अधिकारी है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब हमने खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा से जब बात किया तो उनका कहना है कि इस तरह की रेत जो है लोगों की मांग है, इस कारण से इस तरह की बड़ी उत्खनन हो रही है और किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ चैन माउंटेन नहीं मिला था। तो जिस तरीका से यहाँ रेत उत्खनन दिन में धड़ल्ले से चल रही है तो ऐसे में खनिज विभाग के ऊपर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर खनिज विभाग कैसे आते हैं जिस पर चैन माउंटेन को निकाल दिया जाता है या नदारत होते हैं। यह बड़ी सवाल है। आखिर खनिज विभाग के नाक के नीचे इस तरह की अवैध उत्खनन कैसे की जा रही है और किसके साथ पर की जा रही है। बलौदाबाजार में भी धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन जारी है और कई बार कार्रवाई करने के बाद भी रेत का यह अवैध खनन रुक नहीं रहा। नदियों से रेत के अवैध खनन पर लगाम ही नहीं लग पा रही। यहां डेराडीह, रामपुर और कटगी से नदियों के सीने को छल्ली करने की तस्वीरें सामने आती रही हैं और अभी भी ये धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे या यूं कहें कि प्रशासन के हाथ के नीचे। क्या बिना प्रशासनिक शय के ये हो सकता है? ये निचले स्तर पर सरकार की मंशा अवैध रेत खनन को रोकने की है, लेकिन सरकार की मंशा को पलीता लगाते वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो पूरा सिस्टम अंडर द टेबल चला रहे हों, आखिर कैसे उस पर रोक लगाई जाए? योगेश यादव हमारे सहयोगी बलौदाबाजार से और कैलाश कश्यप बलौदाबाजार से इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी। ये योगेश, अभी की जो परिस्थितियां हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि प्रशासनिक शह पर ही ये सब कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सिस्टम है वो अंडरग्राउंड, जो अंडर टेबल चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब सरकार की मंशा है, खनिज विभाग की जो कार्रवाई है उसको लेकर है कि लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो अवैध रेत खनन है वो पूरी तरह से अवैध है। जो रेत खनन को अगर वो घाट में रहता या फिर नियम के मुताबिक वहां से रहता तो सरकार को उसको राजस्व मिलता, लेकिन जाहिर सी बात है कि अवैध तरीके से जो खनन हो रहा है तो सरकार को करोड़ों रुपए का जो राजस्व है वो नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, बीते कई सालों से ऐसे ही चलता रहता है। रेत घाट के बदले जिन जगहों पर, जिन नदियों पर लोग अपनी जीविकोपार्जन का उपयोग करते हैं, वहां से रेत का खनन हो रहा है। ऐसे में जो रेत वहां से निकलती है तो बाढ़ की जब स्थिति आती है तो जब बाढ़ का पानी रेत के ना होने से भी कटाव होने की वजह से गांव तक पहुंच जाता है। जब खनिज विभाग की टीम लगातार कार्रवाई करती है तो कार्रवाई उस जगह पर करती है जहां से कम मात्रा में वहां पर रेत का खनन हो, लेकिन अधिक मात्रा में जब रेत का खनन होता है तो खनिज विभाग की कोई भी टीम वहां पर मौजूद नहीं रहती, क्योंकि सुबह 4 बजे से जो अवैध खनन का कार्य है वो जोरों से चलता रहता है। और यहाँ की जो रेत है वो ट्रैक्टर से, डंपर से अलग अलग जिलों में जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो रेत जहां से खनन होती है वो डंप कर ली जाती है ताकि वो रेत अत्यधिक दाम में वो लोगों को बेच सके जिनको रेत की जरूरत है। लेकिन खनिज विभाग को इसकी भनक नहीं लगती, ये भी कहना लाजमी है, क्योंकि कार्रवाई के लिए जब वहां पर पहुंचती है तो नाम मात्र की कार्रवाई खनिज विभाग के आला अधिकारियों द्वारा की जाती है, लेकिन बड़े स्तर पर जिस जगह पर रेत का अवैध खनन हो रहा है उस जगह पर कार्रवाई नहीं हो पाती। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कटगी, रामपुर, डेराडीह की जो नदियां हैं वो किस तरह से खोखली हो रही है। और रेत का जो अवैध खनन न सिर्फ सरकार को चूना लग रहा है कैलाश, बल्कि ये जो परिस्थितियां हैं ये रेत के लिए और जो संसाधन या जो खनिज निकाले जा रहे हैं उसके चलते नदियों को, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां पर भी क्या प्रयास नहीं हो पा रहे? जांजगीर चांपा में क्या स्थिति फिलहाल? निश्चित रूप से हसदेव नदी संरक्षण के लिए तरस रहा है और बीते वर्ष लगातार इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन खनिज विभाग इस पर पलीता लगा रहे हैं और नदी के किनारे
काट कर उस पर रैंप बना दी जाती है और वह बरसात के दिनों में चौड़ी होती जा रही है और लगातार अवैध उत्खनन से नदिया की स्थिति, भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है और आसपास के गांव में कई तरह की बाढ़ आने की संभावना है। साथ में जिस तरह से खनिज प्रशासन की संरक्षण से जो अवैध उत्खनन हो रही है, इस पर किसी तरह के लगाम नहीं लग रहे हैं। सरकार जरूर चाह रही है कि अवैध उत्खनन में लगाम लगे और राजस्व की बढ़ोतरी हो, जिससे ग्रामों के विकास हो सके। निश्चित रूप से जांजगीर चांपा जिला में 29 घाट तो हैं, लेकिन कुछ ही घाट पे यहाँ पे ठेके पे दी गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर अवैध उत्खनन की जा रही है। लगातार महानदी के साथ साथ हसदेव नदी पर बिना वैध ठेका के रेत माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से रेत का उत्खनन की जा रहा है। चौन माउंटेन के द्वारा उत्खनन की जा रही है, मशीनों से उत्खनन की जा रही है और बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी छोटी सड़कों पे जो ओवरलोडिंग से चल रहा है वो सड़क के अलग नुकसान कर रही है और ग्रामीणों इस पर काफ़ी आतंकित है, क्योंकि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र तबके के लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव होती है। बड़े गाड़ियों के छोटे छोटे बच्चे उस पर आ जाते हैं, कई हादसों के शिकार होते हैं और खनिज माफिया के साथ साथ परिवहन विभाग ओवरलूट पर कार्रवाई नहीं कर रही है। निश्चित रूप से खनिज विभाग के ऊपर कई तरह के सवाल खड़ा होते हैं, क्योंकि खनिज विभाग को सूचना देने के बाद भी वहां नहीं पहुंचते और पहुंचते हैं तो पहले से रेत माफियाओं को सूचना दे दी जाती है ताकि वह अपने समुचित व्यवस्था कर सके और गाड़ियों पर कार्रवाई कम हो सके और सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति की जा रही है। ये बहुत बड़ी सवाल है। निश्चित रूप से यहाँ के खनिज अधिकारी और खनिज अमला के ऊपर, प्रशासन के साथ साथ सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस तरह के खनिज अमला कहीं न कहीं बेलगाम हो चुके हैं, जिससे अवैध उत्खनन जोरों से चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ दर्जनों अवैध जो है घाटों पर लगातार उत्खनन हो रही है। ये चाहे प्रशासनिक स्तर पर वो अपनी जिम्मेदारी अधिकारी निभाएं या ना निभाएं, न्यूज 18 अपनी जिम्मेदारी को, सामाजिक सरोकार को देखते हुए अपनी पूरी तत्परता के साथ ग्राउंड पर मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हो सकता है कि ये जानकारी अब सरकार तक भी पहुंचे और सरकार इन प्रशासनिक अधिकारियों को और सख्त निर्देश दे इस तरह के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए। बढ़ते हैं आगे और रायपुर दक्षिण से उपचुनाव के लिए मिल रही खबर कि कल मतगणना होनी है सुबह 8 बजे से और सिजबहार के कॉलेज में यह मतगणना होगी और स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी पहले ही कर दी गई है। 20 से ज्यादा जवानों की यहां पर तैनाती होगी। सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान सभी यहां पर तैनात रहेंगे और स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, पूरे 56 कैमरास लगाए गए हैं। 1, 2 नहीं बल्कि 19 राउंड की मतगणना में सभी इंतजाम यहां जिनकी कसौटी पर इन्हें कसा जाएगा। ये इंतजाम क्या पूरी तरह से मुकम्मल है। हालांकि इस इंतजाम को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है और जो सिक्योरिटी अभी है उसे और चाक चौबंद और लगातार उस पर निगरानी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी है और कल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल काउंटिंग होगी। हम इस वक्त खड़े हैं सेजबहार के उस काउंटिंग स्थल पर, जहां पर जो है वो पूरी काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि 8 बजे से जो है वो पोस्टल बैलेट की जो है वो गणना की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम से जो है वोटों की गिनती जो है शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 लेयर में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान के साथ ही जो है वो राज्य की पुलिस भी जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। आपको बता दें कि निगरानी के लिए यहाँ 56 कैमरे लगाए गए हैं और काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 19 राउंड में जो है वो पूरी काउंटिंग जो है वो होगी और इसमें जो है वो एक पोस्टल बैलेट के लिए अलग से जो है वो टेबल लगाया गया है। तो पूरी जो है वो तैयारी जो है वो कर ली गई है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगा चुनाव जब इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि 30 प्रत्याशी मैदान में है, इसको लेकर जो है वो नतीजे आने में कुछ विलंब भी हो सकता है, लेकिन मुख्य जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला दिख रहा है और कल जब नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि जो जीत का सेहरा है वो किसके सर पर सजेगा। और विश्व शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विश्व, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ इंतजाम है? ये तो आपने वक्तव्य में बताया, लेकिन अब कल के लिए कितने बजे से यहाँ पर काउंटिंग के लिए अधिकारी आने लगेंगे और जो 3 लेयर सिक्योरिटी है वो प्रभावी कितने बजे से हो जाएगी और जो 19 राउंड की काउंटिंग है वो कितने बजे तक संपन्न होने की संभावना है? क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास?
जी आशीष, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर कल काउंटिंग होगी। ये सेज बहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ जो कल काउंटिंग को लेकर जो है वो तमाम इंतजामात किए गए हैं और यहाँ 3 लेयर पे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो होगी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ जो है राज्य की पुलिस भी होगी और 56 कैमरों से जो है वो पूरी जिस मतगणना पे जो है वो निगरानी रखी जाएगी। और आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पे अधिकारी जो है वो पहुंच जाएंगे और सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो है वो गणना की जाएगी, उसके बाद जो है 8:30 से ईवीएम की जो है वो गणना शुरू की जाएगी और यहाँ पे तमाम इंतजामात जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, इन इलेक्ट्रॉनिक सामान को जो है वो अंदर ले जाने की जो है वो मनाही है। सिर्फ आप कोरा कागज और उसके उधर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान किए गए ईवीएम्स और वीवीपैट की सूची ही जो है वो अंदर ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं जो है शुरू हो गई हैं और कल 8 बजे से जो है वो ये काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और जो है इसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं और 19 राउंड में जो है वो ये पूरी जो है वो काउंटिंग जो है शुरू होगी और करीब दोपहर 2 या 3 बजे तक जो है परिणाम सामने आ जाएंगे। इसमें कुछ लेट इसलिए भी हो सकता है आशीष, क्योंकि इस पूरे चुनावी मैदान में 30 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक जो है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर उपचुनाव में किस पार्टी का और कौन विधायक बनता है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका विश्व इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेंगे आपसे और क्या कुछ रहती है आगे की परिस्थितियां जानेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और बढ़ते आगे, कांकेर में भालुओं का जो आतंक है वो लगातार जारी है और भालू ने एक बार फिर एक शख्स पर हमला करके ये बता दिया कि यहां भी भालुओं का आतंक बरकरार है। दरअसल बैंक के सामने की यह घटना है, कोई जंगल या झाड़ी या बीहड़ में नहीं, बल्कि एक बैंक के सामने। देखिए, अचानक भालू पीछे से कहां से आ जाता है वो समझ नहीं पाया और भालू के भागने पर जब उसके आहट को महसूस किया, वहां पर खड़े शख्स ने जो मोबाइल में कुछ देख रहा था और अचानक उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो भारी भरकम काले रंग का ये दैत्य, जिसे आप भालू के नाम से जानते हैं, उसे देखकर वो घबरा गया और बचकर दाएं बाएं हुआ। हालांकि भालू भी वहां से भागने लगा। अचानक वो भी इंसान को अपने पास, अपने नजदीक पाकर वो भी घबरा गया था, क्योंकि ये भी एकांत में रहने वाले जानवर हैं और भालू के हमले में बाल बाल शख्स बचा। सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक कर रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर में खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग लगने से धान की जो पूरी फसल है वो जलकर राख हो गई। किसान ने बदमाशों पर आग लगाने का आरोप लगाया है और किसान की शिकायत के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कुन्नी चौकी क्षेत्र के अरगोती गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है और आप देखिए, ये रात के वक्त जब किसान के खेत में इस पूरे सीजन की जो मेहनत है वो रखी हुई थी और उसी मेहनत में आग लगा दी गई, ऐसा किसान के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बदमाशों की ये बदमाशी है जिसकी वजह से उसे पूरे सीजन की मेहनत को राख के ढेर में तब्दील देखना पड़ रहा है। और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ में शामिल जवानों का स्वागत और बधाई का एक वीडियो सामने आया। कैंप में वापस लौटने पर बीएसपी के जवानों का अधिकारियों ने स्वागत किया। टेका मेटा में लगातार 4 दिन तक नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ चली थी, जिनमें जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बुधमाड़ के जंगल में ये अब तक की सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली मुठभेड़ थी। माड़ एरिया में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम के सफल ऑपरेशन के बाद बीएसएफ 47 बटालियन के कमांडोज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में लंबे समय तक डट कर रहना, लंबे समय तक दुश्मनों का सफाया करने के लिए डटे रहना, और ऐसे में ये अपने साथियों के द्वारा उनको दी गई बधाई है। और इस बधाई से क्या हौसला बढ़ता है, वो उन इतने लंबे समय तक ड्यूटी पर रहे, कंटिन्यू किन विपरीत परिस्थितियों में वो वहाँ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उसके बाद भी चेहरे पर कोई थकान नहीं, कोई निराशा नहीं, चेहरे पर खुशी है। और सफल होकर लौटने पर जब उनके साथियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया तो ये उनके लिए एक और खुशी का मौका था। बिलासपुर में प्लेन की नाइट लैंडिंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम बिलासपुर पहुंची और
डीवीआरओ मशीन के लिए जगह का मुआयना किया गया। नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए डीवीआरओ का इस्तेमाल होता है और ये लगा लेने से पहले इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क को लेकर चर्चा भी की गई। दरअसल मशीन लगाने के बाद बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा इस्तेमाल की जा सकेगी, यानी रात के समय भी विमानों को लैंड कराया जा सकेगा। अभी तक विमानों की लैंडिंग दिन की रोशनी में ही होती आई है और डीवीआरओ मशीन के लिए जगह देखी जा रही है जिससे कि प्लेन को सही और सटीक तरीके से लैंड कराया जा सके। और पेंड्रा में मैकल पर्वत परिक्रमा पूरी हो गई है। 6 दिन से परिक्रमा चल रही थी। 500 मीटर लंबी चुनरी के साथ भक्त यात्रा पर निकले हुए थे और भक्तों ने अमरकंटक में चुनरी चढ़ाकर यात्रा को पूरा किया। आपको बता दें कि मैकल पर्वत में चल रहे अवैध खनन और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं और मैकल पर्वत की परिक्रमा के लिए निकले ये श्रद्धालु, ये भक्त जो भगवान की असली शक्ति, भगवान का जो असली आशीर्वाद इस धरती पर जीवों को मिलता है वो प्रकृति का है और वो प्रकृति जिसका संरक्षण करना आपकी, हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये यात्रा मैकल पर्वत पर हो रही खुदाई, अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से निकाली गई है। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।